पर मुंबई को कोई इतना आतंकित कर सकता है, किसी ने सोचा भी। पहले मैं सीएसटी गया, सीएसटी से मैं फिर ताज होटल की तरफ आया, ताज होटल के पिछवाड़े गया, ल्यूपोल्ड कैफे गया और मैंने 1 घंटे का एक पूरा वॉक थ्रू किया था, जिसमें मैंने उस पूरे सिचुएशन को दिखाया था कि ये जगह आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कितनी बारीकी के साथ, माइन्यूट डिटेल के साथ इसको प्लान किया गया होगा। तो मेरे में डर से ज्यादा वो बेबसी वाली फीलिंग थी, वो एक बेचैनी थी। बोले उधर से गोली चल रही है, ग्रेनेड चल रहे हैं, कहीं आप पर आकर ना गिर जाए गलती से, इसीलिए आप एक काम करिए, लेट जाइए। हम सब भी लेट रहे। जय हिंद, स्वागत आप सभी का लाइव टाइम्स पर। 26/11 यानी 26 नवंबर 2008 की वो आतंकी घटना जिसने 3 दिनों तक मुंबई को न सिर्फ पूरी तरह से ठप कर दिया था, 166 लोगों की जान ली और देश ही नहीं पूरी दुनिया सकते में थी। तो कैसी थी वो घटना? कैसे उस घटना को अंजाम दिया था लश्कर-ए-तैयबा में? कैसे उस आतंकी हमले का मुकाबला किया गया? कैसे ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो चला गया? ये सब कुछ के अपनी आंखों से गवाह ग्राउंड जीरो पर थे। मेरे साथ वही शख्स इस वक्त मौजूद हैं, दीपक चौरसिया जी। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बातचीत में। आज कई साल बीत चुके हैं, लेकिन जब भी ये दिन आता है पूरी दुनिया को बड़ी शिद्दत से वो याद आता है। और आपने तो अपनी आंखों से ग्राउंड जीरो पर कवर किया, आपके कई फोटोग्राफ और वीडियोस बहुत ही वायरल हुए थे। तो जरा बताइए कि सबसे पहले जब ये घटना घटी, आतंकी घटना, आप कहाँ थे, कैसे इसके बारे में जानकारी मिली? दरअसल मैं अपना 9 PM का शो करके अपने घर से वापस जा रहा था, अपने ऑफिस से, जिस चैनल के लिए मैं काम करता था। उस वक्त मैं स्टार न्यूज़ के लिए काम किया करता था और मैं अपना शो करके वापस जा रहा था। तभी ये खबर आई कि मुंबई में कुछ जगहों पर फायरिंग की खबर है। तब हमको ऐसा लगा, और हमको सबसे पहले जो जानकारी मिली वो ये थी कि लियोपोल्ड कैफ़े एक बड़ा फेमस कैफ़े था, जहाँ पर जिसको बहुत अच्छी रैंकिंग मिलती है अजय, जो हमारे ट्रैवल के ऐप्स होते हैं, गाइड्स होते हैं, उसके अंदर। और वहाँ पर खचाखच रहता है। लियोपोल्ड कैफ़े आप जाएंगे तो विदेशियों से खचाखच रहता है। तो पहली खबर ही आई थी। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके खबरें आने लगी कि मुंबई में कई जगह फायरिंग हुई है। तो सबसे पहले तो ये समझ आया कि शायद कोई गैंग वार हुई है, शायद 2 गैंग के बीच में आपस में किसी तरह का संघर्ष हुआ है, किसी तरह का विवाद हुआ है। लेकिन धीरे धीरे ये खबर बढ़ती चली गई। पहले खबर आई कि लियोपोल्ड कैफे से फायरिंग आई है, फिर वो आई ताज के पिछवाड़े से हो रहा है, ओबेरॉय ट्राइडेंट में हो रहा है, सीएसटी के अंदर हो रहा है, कुछ लोग बंदूक लेकर भाग रहे हैं। सीएसटी में तो आतंकी अजमल कसाब का वो फोटो सभी ने देखा था। तो यहाँ से ये समझ पड़ना शुरू हुआ और ये आतंकी घटना है। ये 1 घंटे बाद उस वक्त क्रैक हो पाया जब चारों तरफ से, मतलब मुंबई पूरी सीज में हो गई। हर आदमी को दौड़ा दिया गया जहां जहां से फायरिंग की आवाजें आ रही थी। और पुलिस को जो है, पुलिस के सामने बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि कैसे उसका मुकाबला करे, क्योंकि एक जगह से खबर रुकती थी, दूसरे जगह से आ जाती थी, दूसरे जगह से रुकती थी, तीसरे जगह से आ जाती थी, तीसरे जगह से रुकती थी, चौथे जगह से आ सकती थी, फिर 5वीं जगह से रुकती थी, 6ठी जगह से आ जाती थी। तो एक बहुत कंफ्यूजन के हालात थे और उसी पशुपेश के हालात में हमारी पूरी एजेंसीज काम कर रही थी। और मैं ये भी कहूंगा कि कोऑर्डिनेशन की भी कमी थी, क्योंकि कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि इस तरह का कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। हमने देखा ना अभी दिल्ली के अंदर किस तरह से कार बम फटा। किसी ने सोचा था कि कोई डॉक्टर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, हालांकि पहले बड़े इंजीनियर जो हैं, अगर कहा जाए तो ओसामा बिन लादेन भी एक इंजीनियर था। इंजीनियर पढ़ी उसने और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद वो दुनिया का कुख्यात आतंकवादी बना। तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर इस तरह का कोई कार ब्लास्ट करेगा और शू बम ब्लास्ट करेगा। तो ये भी अपनी तरह की पहली घटना थी। और इस घटना को दबाने, छिपाने के लिए क्या क्या किया गया, उसके भी षड्यंत्र की अपनी कहानी आ जाए। लेकिन यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि रात में मेरे ख्याल से ये 9:30 बजे के आसपास ये घटनाएं शुरू हुई। लगभग 11 बजे तक क्लियर हो पाया कि आतंकवादी हमला है और मुंबई पर एक बड़ा आतंकवादी हमला है। और दूसरी तरफ जो है तुकाराम ओम्बले साहसी काम कर चुके थे, वो अजमल अमीर कसाब को पकड़ चुके थे। तो एक आइडिया लग चुका था कि क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए। तो जैसे आप घर के रास्ते में थे, घर पहुंचे आप, फिर धीरे धीरे कुछ देर में ये साफ हुआ, फिर कैसे तय हुआ आप ग्राउंड जीरो के लिए? क्या कब रवाना हुए, कब?
हम सब उसके बाद उठ के ऑफिस आ गए, ऑफिस से जो जी हम वापस ऑफिस आ गए। मैं उस वक्त के जो DIB थे, डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, PC हल्दर, उनके लगातार संपर्क में था और मुझे बार बार हर घंटे एक ऐसी खबर मिलती थी कि मतलब दिमाग फटने लगता था। अच्छा। मालूम पड़ा कि 3 अफसरों की मौत हो गई, मालूम पड़ा कि कई लोग मारे जा रहे हैं, मालूम पड़ा कि CST के अंदर ओपन फायरिंग हुई है, मालूम पड़ा कि ताज में आतंकवादियों ने शेल्टर ले लिया है, मालूम में भी पड़ा कि ट्राइडेंट ओबेरॉय के अंदर भी कमोबेश यही काम आतंकवादियों ने किया है, कुछ कमरों के अंदर घुस गए हैं, नरीमन हाउस के अंदर वो लोग जा रहे हैं। और नरीमन हाउस का तो हमने वो पूरा जो ऑपरेशन था जिसमें कमांडोज को उतारा गया था, हेलीकॉप्टर से उतारा गया था, नीचे उतरे थे और नीचे उतर के वो बच के आए थे, वो सब हमने देखा। तो जब ये तमाम जानकारियां लगी तो एक पत्रकार तो अपने घर पे नहीं रह सकता। मैं तुरंत ऑफिस आया, मैं घर भी नहीं गया, मैं तुरंत ऑफिस आया। ऑफिस आने के बाद मैंने देखा कि क्या फर्स्ट अवेलेबल फ्लाइट हो सकती है। मेरे ख्याल से उस दिन 4 बजे की एक स्पेशल फ़्लाइट चली थी। उस 4 बजे की एयर इंडिया की फ़्लाइट से मैं वहाँ पर पहुँचा था। 6 बजे सुबह 27 तारीख को मैं ताज होटल के सामने था। मैंने लगातार 3 दिन वहीं से रिपोर्टिंग की। और मैं आपको आज एक बात बताना चाहता हूँ, मैं शो आप शुरू कर रहे थे ना, तो मैं बड़ा पसोपेश में था कि इस शो को ओपन करते हुए मैं मुस्कुराऊं या ना मुस्कुराऊं, क्योंकि उन चीज़ों को जब हम याद करते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। मतलब एक ऐसी अनुभूति होती है। मेरे साथ फ्लाइट में कई सारे लोग थे जो अपनों को खोजने गए थे। अच्छा। कई सारे ऐसे लोग थे। मेरी एक बहुत पत्रकार दोस्त थी, टाइम्स ऑफ इंडिया की लाइफस्टाइल फैशन की एडिटर थी। उनकी उस पूरे हादसे के अंदर मौत हो गई। उनके पति लगातार मेरे साथ थे और बस वो यही कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से अंदर से कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन कोई जानकारी मिलने वाली कौन जानकारी देगा जब पूरा होटल ही सीज के अंदर है। खुद सिक्योरिटी फोर्सेस को यह नहीं मालूम है कि कहाँ कहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं और कहाँ कहाँ से वो और हमला कर सकते हैं। तो मैं 6 बजे जब वहाँ पर उतरा, मात्र 9 से 10 मिनट में मैं मुंबई एयरपोर्ट से लेकर इंडिया गेट तक पहुँच गया था। अच्छा, ऐसे क्यों? इतना सन्नाटा, चारों तरफ सन्नाटा। इस तरह सड़कें खाली, ना ट्रैफिक लाइट चल रहा है, ना कुछ चल रहा है। जगह जगह कुछ इलाकों के अंदर पुलिस दिखाई दे रही है। हालांकि तब तक CST वाला मामला हट चुका था। कई सारी जो मुख्य जानें हैं हमारे जांबाज पुलिस अफसरों की, वो जा चुकी थी। हेमंत करकरे, सालस्कर साहब, विजय सालस्कर, हेमंत करकरे, अशोक कामटे, ये 3 लोग शहीद हो चुके थे। हाँ, ये तो पहले रात में ही हो गया था। ये तो मैं जब ऑफिस के अंदर था तब मुझको डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो PC हल्दर ने कंफर्म किया कि हाँ ये हो गया है। ये खबर तब तक आने लग गई थी, पर मुंबई को कोई इतना आतंकित कर सकता है किसी ने सोचा भी नहीं था। ये सबसे जो भयावह घटना उसमें थी कि कई जगहों पर अटैक था, कंफ्यूजन किस तरह था, दीपक सर बता रहे थे इसको। अब मुसीबत ये हो गई सबसे बड़ी कि आतंकियों ने इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग, चाहे वो रेलवे स्टेशन पर उन्होंने किया हो, हॉस्पिटल में किया हो या फिर सड़क पर किया हो, होटल्स में जाकर किया हो, उसके बाद उन्होंने शेल्टर ले लिया, नारीमन हाउस में शेल्टर ले लिया, सबसे ज्यादा शेल्टर लिया ताज में ले लिया। और ताज होटल इतना बड़ा एरिया भी बना हुआ, और ताज का मैं कई बार रुका हूँ उस होटल के अंदर। मतलब आप जाएंगे तो पैलेस जैसा आपको वो लगेगा अंदर से, जो ओल्ड उसका पैलेस है, बिल्कुल एक उसी स्टाइल में बनाया गया है, उसी स्टाइल में उसको बनाया गया है। वो एक पैलेस है, पैलेस विंग जो है पूरा अलग, पैलेस विंग पूरा अलग से है। ये लगभग 4 से 5 मंजिला है पूरा का पूरा पैलेस विंग। और पैलेस विंग में मतलब आप खुद भी आकर आप रुके होंगे ना तो भी आपको भूल भुलैया लगेगा। वो बना कमोबेश इसी तरह का, एक बड़ा राजमहल की तरह बना हुआ है। और उसमें जाने के कई दरवाजे, आने के कई दरवाजे। ये लोग ताज टावर के अंदर भी थे, ये लोग ताज पैलेस के अंदर भी थे। दोनों तरफ आतंकवादी थे, एक तरफ थे ऐसा नहीं है। और उनको ढूंढ कर मारना, उनको न्यूट्रलाइज करना सबसे बड़ी चुनौती है। और सबसे दुर्भाग्य की बात ये बताऊं कि हमारे कुछ टेलीविजन चैनल जो लाइव हो रहा था इन 4-5 जगह, पहली रात उसका सीधा प्रसारण कर रहे थे, जिससे आतंकियों के आका जो बैठे हुए थे पाकिस्तान में अंदर, वो उसको लाइव देख रहे थे। तमाम हैंडलर, जिसमें जकीर रहमान लकवी भी एक था, ये तमाम हैंडलर्स उसको देख रहे थे। और देखने के बाद अपने आतंकियों को कह रहे थे, अब ऐसे मारो, अब ऐसे मारो, अब ऐसा होगा, अब ऐसा करो, अब वैसा करो। तो ये भी अपने आप में एक बहुत शॉकिंग एस्पेक्ट था इस पूरी कवरेज का।
हालांकि मैं उन चंद रिपोर्टर्स में था जिसने कुछ भी ऐसा लाइव नहीं दिखाया जिससे इस तरह का फर्क पड़े। मुझे याद है एक पत्रकार जो है, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, वो ट्राइडेंट होटल के अंदर भी घुस गई थी और यही बताने की कोशिश कर रही थी लगातार। उनको लगा कि ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे तो कुछ ज़्यादा प्राइज वाइज मिलेंगे, तो उनको शायद ऐसा लगा। लेकिन बाद में उसकी बहुत आलोचना हुई। बाद में लोगों ने जी भर भर के उसको कोसा और बताया कि आपने कितना गलत किया है, देश के जो जवान हैं उनकी जान को आपने मुश्किल में डाला है। लेकिन वो 3 दिन मैं आपको बताऊं, वो 3 दिन ऐसे थे जिसको शायद मैं फिर कभी याद करना नहीं चाहूँगा। मैं सबसे पहले उतरा था, मुझे याद है मैंने पूरा एक चक्कर काटा था। मैं पैदल चलता हुआ इंडिया गेट से चला, पहले मैं सीएसटी गया, गेटवे ऑफ इंडिया से, सॉरी गेटवे ऑफ इंडिया से चला, पहले मैं सीएसटी गया, सीएसटी से मैं फिर ताज होटल की तरफ आया, ताज होटल के पिछवाड़े गया, लियोपोल्ड कैफे गया और मैंने 1 घंटे का एक पूरा वॉक थ्रू किया था जिसमें मैंने उस पूरी सिचुएशन को दिखाया था कि ये जगह आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड हैं और कितनी बारीकी के साथ, माइन्यूट डिटेल के साथ इसको प्लान किया गया होगा ताकि लोगों को जो है कम समय में आप तमाम प्रोमिनेंट जगहों पर पहुंच जाओ। और मैं तो ये मानता हूं कि वो भारत पर हमला नहीं था, वो पूरी दुनिया पर हमला था। अजय, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं क्योंकि मैंने 9/11 के बाद काफी कवर किया था अमेरिका जाकर 9/11 के उस घटना को, तो वहां पे बताया जाता था कि ये देखिए ये पूरी दुनिया पर हमला है क्योंकि इतने देश की नागरिकता वाले लोग मारे गए हैं। ऐसा कमोबेश ताज के अंदर भी हुआ था, ऐसा कमोबेश मुंबई हमले के दौरान भी हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे दिमाग के, हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स के दिमाग में शायद उस वक्त कुछ और चल रहा था। तो मैं फिर से लौटता हूँ ग्राउंड जीरो पर, जो आपने कहा कि पूरे पहले आपने सारा सिचुएशन दिखाया, वॉक थ्रू आपने किया चारों तरफ घूम करके। क्या उस वक्त किसी भी कोई भी लम्हा में डर भी था कि आतंकी हमला चल रहा है, गोलियां चल रही हैं, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही है, क्रॉस फायरिंग हो रही है, आतंकी छिपे हुए हैं, अब वहां पर एनएसजी का कमांडो ऑपरेशन चल रहा है, कोई डर किसी लम्हा? पहला दिन तो कैओस था। मैं आपको बताऊं, पहले दिन हमारी एजेंसीज के बीच किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। मुंबई पुलिस को नहीं पता क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मरीन कमांडोज आए, उनको नहीं पता क्या करना है, उसके बाद एनएसजी आई, एनएसजी का तो एक पूरा पेपर प्लान डला था। लेकिन उससे पहले जितने भी लोग आए, उसमें आर्मी भी कूदी, उसमें एयरफोर्स के लोग भी आए, क्योंकि आपने तो उस ऑपरेशन को देखा, सभी लोगों ने देखा उस एयरफोर्स के ऑपरेशन को जिसमें नरीमन हाउस को हमने छुड़वाया था, आतंकवादियों से मुक्त कराया था और हमने वहां पर आतंकवादियों को मारा भी था। 2-2 की संख्या में 10 आतंकवादी चारों तरफ बढ़ गए थे, जिसमें से 9 मारे गए और 1 पकड़ा गया, जो अजमल अमीर कसाब, और बाद में जिसको फांसी भी दी गई। लेकिन डर से ज्यादा वो एक फीलिंग होती है ना कि मतलब आपका देश जो है इस तरफ इस वक्त लूलुहान खड़ा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो मेरे में डर से ज्यादा वो बेबसी वाली फीलिंग थी, वो एक बेचैनी थी। और आपने एक तस्वीर देखी होगी, मेरी एक तस्वीर है वो बड़ी फेमस हुई थी। हुआ यूं था कि हम ताज में दूसरे दिन रात में रिपोर्टिंग कर रहे थे, 27 तारीख की बात थी, और 27 तारीख को जो है ताज में रिपोर्टिंग करते करते एक पुलिस वाला आया और हमको उसने ऐसे लिटा दिया। हमको नहीं समझ पड़ा, हमको लगा शायद हमको हमारा काम करने से रोक रहा है। मैं गुस्सा करता उससे पहले उसने बोला कि उधर देखो, उधर देखो, उधर। मैंने बोला उधर क्या होने वाला है? बोले उधर से गोली चल रही है, ग्रेनेड चल रहे हैं, कहीं आप पर आकर ना गिर जाए गलती से, इसीलिए आप एक काम करिए, लेट जाइए। हम सब भी लेट रहे हैं। तो मेरा एक तस्वीर है जिसमें मैं लेटा हुआ हूँ, लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूं, और वो तस्वीर पूरे मीडिया के अंदर काफ़ी फेमस हुई थी। तो मेरे मन में जो फीलिंग थी वो बेबसी वाली थी, लाचारी वाली थी, डर कहीं नहीं था, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस का सामना हमने बहुत बार किया था। मैं तो इराक वॉर भी कवर करके आया हूं, जहां पर कुछ भी नहीं था, एक कैमरामैन और एक जो रिपोर्टर साथ में चले गए और पूरी की पूरी इराक वॉर कवर करके आ गए, जबकि हम बीबीसी और CNN के साथ देखते थे। आगे उनके रोड ओपनिंग टीम्स भी चला करती थी और हमारे पास तो उस तरह की कोई सुविधा नहीं थी। तो डर की तो कोई बात नहीं थी, लाचारी और बेबसी जरूर थी मन के अंदर कि ये क्या हो रहा है हमारे देश के साथ। कई देशों के, मतलब जो आपने कहा कि पूरी दुनिया पर यह हमला था, कई देशों के नागरिक उस वक्त ताज होटल में मौजूद थे, और जब उनको बंधक बनाया गया 3 दिनों का ये सीज चला। सबसे ज्यादा लोग मारे गए CST पर, जहां पर अंधाधुंध फायरिंग की। अजमल कसाब भी उसी में से एक था, वहां फायरिंग करने वालों में से। तकरीबन वहां पर मुझे लगता है कि 60 से ज्यादा लोग मारे गए थे, 60 के आसपास CST पर। वहां पर भी एक बहुत दिलचस्प इंसान था जिसने बहुत ब्रेवरी का काम किया जी, वो था वहां का अनाउंसर।
अच्छा, जो ट्रेनों की घोषणा करते हैं ना, फलानी ट्रेन अब इस स्टेशन और इस प्लेटफॉर्म पर आ गई है, आपको जहां जाना है तो वहां जाइए, उसमें से एक ने देख लिया कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो रहा है और कुछ बंदूकधारी लोग घुस आए हैं और अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, तो उसने लोगों को सावधान कर दिया। अच्छा। जिससे कई सारे लोग बचे, वरना मतलब सब लोग शेल्टर ले लिए, छिप गए, आड़ लेकर के, छिप गए, आड़ ले लिया, बचने की कोशिश की, क्योंकि वहां तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, वहां तो मतलब भेड़ बकरी की तरह जो है गोलियां मारी जा रही थी लोगों को, ये ना देखते हुए कि कौन क्या है, कौन कैसा है, किस तरह का है। किसी को जो आतंकी थे उनको सिर्फ एक ट्रेनिंग दी गई थी कि जाइए शूट करिए, बस जाइए शूट करिए, और यही उनको ट्रेनिंग दी गई थी। और बाद में जो ताज के गुंबद जलाने वाली, वो जानबूझकर किया जा रहा था। वो चाहते थे कि उस ताज के एक ना एक गुंबद को गिराया जाए, ताकि हम मार करें कि हाँ, हमने ताज के एक गुंबद को भारत पे हमले पे गिरा दिया है। देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है, इसको भारत का प्राइड माना जाता है, और उससे लगा हुआ जो ताज होटल है, उसका जो हेरिटेज विंग है, उसको भी भारत का प्राइड माना जाता है। सोचिए कहाँ तक प्लानिंग की होगी, कितनी डिटेलिंग की होगी, और कितने ने सोचा होगा। और इसके जो दो लोग हैं, डेविड कोलमैन हेडली और तहव्वुर राणा, बाद में इनके नाम से सामने आए, और तहव्वुर राणा तो उसके बाद भारत प्रत्यर्पित भी किया गया। डेविड कोलमैन हेडली ने बाकायदा इनको कलावा दिया था, जो मेरे हाथ में कलावा बंधा हुआ है ना जी, सिर्फ कौन सा महाकाल नहीं, महाकाल नहीं, महाकाल का तो ये तो महाकाल का है। वहां पे जो प्रसिद्ध गणेश मंदिर है, सिद्धिविनायक से उन्हें कलेवा ला के दिया, कलेवा बांध के जाओ ये कहा, तो शायद अगर अजमल अमीर कसाब ना पकड़ा जाता तो एक काउंटर थ्योरी ये भी चलती कि कहीं ये हिंदू आतंकवादी तो नहीं थे। इसकी भी पूरी की पूरी प्लानिंग उस वक्त की गई थी। कई सारे शरारती लोग थे, और ये जो लश्कर तैयबा वाले थे, उन्होंने कुछ ज्यादा ही स्टडी किया था। तो पाकिस्तान पर ब्लेम ना आए, हिंदू आतंकवादियों पर ब्लेम आए, होम ग्रोन टेररिस्ट को कहा जाए, इसके लिए इन तमाम लोगों को कलावा भी दिया गया था, क्योंकि उनको पता था कि इनको बच के तो आना नहीं है। और उनकी इस तरह की मिशन पे थे, बेसिकली सुसाइड मिशन पे थे, आत्मघाती हमलावर थे, और यही उन्होंने बाद में प्रूव भी हुआ। कसाब को भी अगर तुकाराम ओम्बले इस तरह से कसकर नहीं पकड़ लेते तो कसाब भी मारा ही जाता। वो तो ओम्बले साहब ने जो है उनकी जकड़ में वो आ गया, और उसके चक्कर में कसाब पकड़ा गया। तो शायद कसाब भी ना पकड़ा जाता, और शायद इस पूरे के पूरे षड्यंत्र की परत कभी नहीं उभर पाती। तो आप जब पहुंचे दीपक जी वहां पर, सबसे पहली चीज जब स्पॉट पे पहुंचे, क्या देखा आपने अपनी आंखों के सामने? मैंने देखा कि बाहर कैओस है, कैओस इन द सेंस कि हमारे जितने भी सुरक्षा बल से जुड़े हुए बड़े बड़े अफसर थे, सब मैंने वहां खड़े देखे, सब मैंने वहां चिंतित। आम लोग तो नहीं रहे होंगे? आम लोग तो बिल्कुल नहीं, खाली हो कुछ लोग सेवा के लिए जरूर आए थे। अच्छा। कि अगर कोई घायल है, अगर वो कोई निकल के आ रहा है, उसको किस तरह से मदद दी जाए, कोई लोग वहां फंसे हुए हैं, उनको किस तरह से निकाला जाए। अच्छा। इस तरह के कुछ वॉलंटियर्स थे, और ऐसी सिचुएशन में इस तरह के कई वॉलंटियर आ जाते हैं। लेकिन वहां पर मुझे जो दिखाई दिया वो कैओस दिखाई दिया, क्योंकि पहले दिन जब मुंबई के पुलिस कमिश्नर, डीजीपी, मेरे ख्याल से डीजीपी या पुलिस कमिश्नर, कुछ दोनों में से एक, एएन रॉय हुआ करते थे उस जमाने में, और एएन रॉय साहब का मैंने इंटरव्यू किया था, और पहले दिन मैंने उनसे पूछा था कि इस चीज को हटने में कितने दिन लगेंगे, उन्होंने कहा था पता नहीं। तो आप सोच सकते हैं, तो ये कंफ्यूजन मुझे ग्राउंड के ऊपर भी दिखाई दिया, उन एजेंसीज के अंदर भी दिखाई दिया, और मैं मानता हूं कि 24 घंटे तक एजेंसियों का आपस में ना तारतम्य था, ना कंट्रोल था, उस कंट्रोल को मैनेज करने में। और ये घटना इस तरह की थी, और इस तरीके से प्लान की गई थी कि आप सोच भी नहीं सकते उस तरह का कोई आतंकी हमला हो जाए तो सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूलना स्वाभाविक था। ये प्लानिंग का हिस्सा था कि कंफ्यूज कर दिया जाए, बिल्कुल, इसलिए मल्टीपल टारगेट पर फैला दिया गया था, चारों तरफ एक केओस क्रिएट किया गया था कि पता नहीं कितनी जगहों पर हमले हो रहे हैं, किस तरह का हमला, ये समझने में काफी वक्त लग गया। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा, जब आपने बोला कि आपको क्या दिखाई दे रहा था, रुक रुक के गोलियों की तर 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 तर, मतलब एयरपोर्ट से आप सन्नाटे में आए, एक तो अपनी चौंकाने वाली बात, स्पॉट पे पहुंचे तो गोली की आवाज, बिल्कुल बिल्कुल, ये गोलियों की आवाज ताज होटल से भी आ रही थी, ये गोलियों की
आवाज़ रुक रुक कर जो ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल था उससे भी आ रही थी, और ये गोलियों की आवाज़ शबाद हाउस से भी आ रही थी, नरीमन हाउस से भी आ रही थी, क्योंकि उसको उस ऑपरेशन होने में भी कई घंटे लग गए थे। और उसी के बाद हुआ था, ये एक रूल आया था कि आप लाइव एक्टिविटी को इस तरीके से न दिखाएं, और उसके बाद जो भी दिखाया जाता था वो डिफर्ड दिखाया जाता था, थोड़े टाइम के अंतर के बाद दिखाया जाता था। तो मेरे ख्याल से अजय, काफ़ी मैंने आपको बता दिया कि 26/11 को क्या हुआ, लेकिन वो बेबसी, वो लाचारी मैं कई बार महसूस करता हूं जब उस वाक़ये को याद करता हूं, और हर 26 नवंबर जब आती है मैं सोचता हूं कि भारत पे ऐसा दिन फिर कभी ना आए। तो एक आखिरी सवाल, आप तो लगातार कवर करते रहे हैं, इस घटना से भारत ने क्या सबक लिया, और उसके बाद क्या आतंक के खिलाफ लड़ाई में तब्दीली क्या आई, क्योंकि अपने आप ये मोड़ बना जाता है एक आतंक से लड़ाई में ये घटना। हमने जो चेंजेस किए कॉस्मेटिक चेंजेस से, मुझे लगता है कि उस वक्त पाकिस्तान को पुरजोर उनको पलट कर जवाब दिया जाना था, लेकिन उनकी सरकार ने जवाब नहीं दिया। इसके बारे में भांति भांति की रिपोर्ट सामने आई हैं। एक रिपोर्ट में ये कहा गया, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी पुस्तक द प्रॉमिस्ड लैंड के अंदर लिखा हुआ है कि तब मैंने मनमोहन सिंह से पूछा था कि आपने हमला क्यों नहीं किया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान को इसका जवाब क्यों नहीं दिया। तो मनमोहन सिंह का जवाब था कि इससे शायद बीजेपी को फ़ायदा हो जाता। ये जवाब मनमोहन सिंह ने द प्रॉमिस्ड लैंड में बराक ओबामा को दिया था। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसी कई सारी बातें हैं। मेरे ख्याल से 26/11 का जो जवाब पाकिस्तान को दिया जाना था वो हमने सही जवाब नहीं दिया था। और आज भी आप देखिए, ढाक के 3 पात, ज़कीर रहमान रखवी है वहाँ पर, हाफिज़ सईद है वहाँ पर, जितने लोग इसके प्लानर्स हैं, एग्जीक्यूटर्स हैं, अभी तक जो है ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने डायरेक्ट अटैक उन पर कभी नहीं किया था। अब लगता है आपको कि अब आतंक के खिलाफ जो मुकम्मल जवाब है वो अब दिया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जो दावा किया जा रहा है, इज दैट इनफ, काफ़ी है ये? नहीं, मुझे लगता है कि और कड़ाई की ज़रूरत है, क्योंकि अब देखिए दिल्ली ब्लास्ट हो गया। दिल्ली ब्लास्ट के बाद हमने एक रूल बनाया था कि भारत पर किसी भी तरह की आतंकी हमला जो है वो देश पर हमला होगा, और रूट पर हम अटैक करेंगे। लेकिन अभी तक सरकार के उस कदम का इंतज़ार है। हो सकता है थोड़ा देर आए लेकिन दुरुस्त आए, हम सरकार से उम्मीद करते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है, कम से कम मैं अजय भाई पाकिस्तान 6 बार गया हूँ, और 6 बार मैंने जो है पाकिस्तानियों को बड़े नज़दीक से देखा है। वो देश ऐसा है, वहाँ पे सिर्फ 3 लोगों की चलती है, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अमेरिका तो फिर से गुड बुक्स पाकिस्तान के गुड बुक्स के अंदर आ गया है। तो पाकिस्तान, मतलब मैं क्या कहूँ, वो देश बड़ा फुकरा है, बड़ा फितरती है। तो वो भारत के खिलाफ कभी षड्यंत्र करना छोड़ेगा नहीं, और हर बार उसको पलट के हमको जवाब देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। आतंक के खिलाफ जंग अभी भी जारी है, लेकिन उस आतंक के खिलाफ जंग में एक जो मोड़ 26/11 का रहा है उसने वाकई सब कुछ बदल दिया। आतंक की समझ को बदल दिया, आतंक को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, एक लंबी उसके बाद प्रक्रिया चली है, और आज भी वो प्रक्रिया जारी है। और अब ऑपरेशन सिंदूर जैसे हम सीधे हमले तक पहुंचे हैं, लेकिन आतंक अभी भी जारी है। और उस आतंक की घटना यानी 26/11 के गुनहगार, जैसा अभी दीपक जी ने बताया, कि आज भी पाकिस्तान में बैठे हैं। तो हमें इंतजार इस बात का है, भारत को इंतजार इस बात का है कि कब उनको न्याय उनके साथ किया जाता है, उनको कटघरे में लाया जाता है। लेकिन ये आंखों देखी थी दीपक जी की। आपको अगर ये बातें, जानकारियां कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू अजय भाई।